नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। साथियों, आपके एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुके हैं, तो ऐसे में हमने प्रयास किया है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको करा दिए जाएं। मैंने अपने एंड से पूरा प्रयास किया है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करूं। आई होप कि ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए M1, M2, M3, M4 इन सभी की ही बना दी है प्लेलिस्ट, जहां पर जाकर आप सभी वीडियोस चैप्टर वाइज और MCQs वाइज देख सकते हो। तो आप इन प्लेलिस्ट को ज़रूर फिनिश कर लीजिएगा। साथ ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट primegyan.com और examzilla.com यहाँ पर जाकर दे सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में हमने आपको 50 MCQs करा दिए थे, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, 1 मिनट। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं। आपको बताना है कि जो IP एड्रेस होता है उसमें कितने भाग होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो IP एड्रेस में IPv4 होता है ये 4 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? 4 पार्ट में होता है। तो एक ऑक्टेट ये, एक ऑक्टेट ये, एक ये, तो 8 + 8 + 8 + 8, इसी प्रकार से आप लोगों का बनता है IPv4 32 बिट्स का। तो ये 4 पार्ट में होता है और प्रत्येक पार्ट पीरियड के साथ में अलग होता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आधार 12 डिजिट का एक नंबर होता है और जो ये आधार कार्ड होता है ये UIDAI के द्वारा इशू किया जाता है। ट्रू या फिर फॉल्स? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो आधार नंबर है वो आप लोगों का 12 डिजिट का होता है और जो आधार कार्ड है इसको इशू करने वाली जो संस्था है उसका नाम UIDAI है। बात ये आती है कि अगर मान लीजिए हमें आधार से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या मुझे अप्लाई करना है या चेक करना है कि बन गया है या फिर नहीं, तो उसके लिए वेबसाइट क्या है? तो आपको याद रखना है, उसके लिए वेबसाइट है uidai.gov.in, क्योंकि आपसे URL भी पूछ लेता है। जो UIDAI है इसका फुल फॉर्म यूनिक, I से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, A से हो जाएगा अथॉरिटी, ऑफ I से इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का फुल फॉर्म होता है। तो ये हो जाएगा ट्रू। 53 राउंड 3063.45, -2, अगर इस एक्सप्रेशन को इवल्यूट किया जाए कैल्क में या फिर एक्सेल पे तो आउटपुट क्या आने वाला है? तो मैं आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चंस करा चुका हूं, बट मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। चूंकि यहां पर लिखा गया है -2, इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में वैल्यू को इवल्यूट करना है, उसको राउंड करना है। चूंकि यहाँ पर 2 लिखा गया है तो हम इसे 2 डिजिट तक राउंड करेंगे। तो जो ये 63 है ना, ये 2 डिजिट यहाँ पर आपके आ जाएंगे 0। चूंकि ये वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो 3 है ना इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, बाकी वैसा ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1400, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। 54 ईच स्टेशन इन द रिंग टोपोलॉजी एक्ट्स एज आ रिपीटर। जो रिंग टोपोलॉजी होती है जो कि इस टाइप से होती है, मान लीजिए ये आपके पास 4 गोल मटोल कंप्यूटर हैं, है ना, और इन कंप्यूटर को आपने इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है, तो इसको हम बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें होता क्या है कि जो भी नोड्स होती हैं, स्टेशंस होते हैं, ये एज आ रिपीटर काम करते हैं। मान लीजिए इस कंप्यूटर ने इसको सिग्नल फॉरवर्ड किया तो वो क्या करेगा? ये वाला कंप्यूटर सिग्नल को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको
उसको क्या करेगा, रिजनरेट करेगा, ताकि जो सिग्नल वीक हो गए हैं वो फिर से स्ट्रांग हो जाएं। देन इसके बाद आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है टोपोलॉजी के बारे में, तो आपको कुछ टोपोलॉजीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जो ये आपको दिखाई दे रहा ना स्ट्रक्चर, ये होता है स्टार टोपोलॉजी का। इसमें एक मेन डिवाइस होती है और यहीं से बाकी की डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी, ये हो जाएगी रिंग टोपोलॉजी, और ये हो जाएगी बस टोपोलॉजी। इसमें एक लंबा सा तार है और यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो ये हो जाएगी स्टार टोपोलॉजी। तो 54 को आप करेंगे ट्रू। नेक्स्ट, बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। जो बिटकॉइन है, क्या बिटकॉइन है, और इसके फाउंडर भी आपसे पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो बिटकॉइन है, इसके फाउंडर हैं सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो बिटकॉइन के फाउंडर हैं, और जो बिटकॉइन है ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो इसमें आप टिक करेंगे पब्लिक। 56, व्हाट आर द टू मेन सेक्शंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मेन सेक्शन कौन कौन से हैं? तो एक तो है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछ सकता है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो मेनली कितने टाइप की होती है? तो आंसर आएगा 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली आपकी हो जाएगी IaaS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस। दूसरा हो जाएगा PaaS, PaaS, तो इसमें प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस। तीसरा आप यहाँ पे ले सकते हो SaaS। तो ये 3 मेन क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल हैं। तो जो SaaS है, इसमें क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर है वो एज आ सर्विस मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 57, लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जो लिनक्स है, आपको पता है कि जो लिनक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे पूछता भी है कि जो लिनक्स है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आंसर याद रखिएगा, लिनस टॉरवल्ड्स के द्वारा लिनक्स को डेवलप किया गया है। वाल्ड्स, हाँ ठीक है। चूंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और लिनक्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, यानी कि ये ओपन सोर्स है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। 58, निम्न में से मोबीक्विक के फाउंडर कौन हैं? जिस प्रकार से आप लोगों का फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, उसी प्रकार से मोबीक्विक है। तो इसके फाउंडर कौन है? विजय शर्मा, समीर निगम, विपिन प्रीत सिंह या फिर बिल गेट्स? तो बिल गेट्स तो आपको पता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट, किसके? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एंड सीईओ हैं। वहीं हम लोग बात करें विजय शेखर शर्मा जी के बारे में, तो ये पेटीएम के फाउंडर हैं। वहीं जो समीर निगम है ये हाँ फ़ोन पे, समीर निगम फ़ोन पे से संबंधित है, यानी कि फ़ोन पे के फाउंडर हैं। बट जो विपिन प्रीत सिंह हैं ये मोबीक्विक के फाउंडर हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान आया? अब चूंकि ये वॉलेट है तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूपीआई पिन है वो कितने डिजिट का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपीआई पिन है वो 4 से 6 डिजिट का होता है। किसी किसी बैंक में आप लोगों को देखने को मिलता है 4 डिजिट का, कहीं कहीं पे मिल जाता है 6 डिजिट का। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विपिन प्रीत सिंह। ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेश तक ही लिमिटेड है? जी नहीं, आप ईमेल की सहायता से टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो लिंक सेंड कर सकते हो। तो 59 हो जाएगा फॉल्स। 60, ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन एक P2P डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 61, www इज अनदर नेम फॉर इंटरनेट। www इंटरनेट के लिए दूसरा नाम है।
जी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो www है जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, ये एक सर्विस है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो ये और ये एक जैसे नहीं हो सकते हैं, यानी कि www इंटरनेट का दूसरा नाम नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको इस सेशन से आपके एग्ज़ाम में सहायता मिले, तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने हमारी मेहनत को लाइक ज़रूर किया होगा और आप एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। 62 POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड फॉर पेइंग ऑन रिटेल शॉप। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल रिटेलर शॉप पर भुगतान के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल ट्रू। तो 62 को आप कर देंगे ट्रू। 63 MIS स्टैंड्स फॉर। MIS का फुल फॉर्म क्या है? तो MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जैसे कि IDS यानी कि इंट्रोशन डिडक्शन सिस्टम, VDS यानी कि वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर, WPS वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, एमोलेडी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, और इसके बाद में DES यानी कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। नेक्स्ट NUUP का फुल फॉर्म क्या है? तो NUUP का फुल फॉर्म नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म होता है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए कि जो USSD है इसके लिए क्या कोड यूज होता है? तो आंसर आएगा *99#, ये होता है USSD कोड। 65 द परफॉर्मेंस ऑफ लेज़र प्रिंटर इज बेटर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जी बिल्कुल सही है। जो भी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि लेज़र प्रिंटर हो गया है ना, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, तो जो इनकी क्वालिटी होती है ना वो इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर है ना, चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, तो इनसे अच्छी क्वालिटी होती है, तो ये हो जाएगा ट्रू। 66 What is the shortcut key to open the cell format dialog box in LibreOffice Calc? LibreOffice Calc में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर आएगा Ctrl+1। मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके, ताकि आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट ना रहे। तो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है LibreOffice, देन ये हो चुका है क्रैश, कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं रिपेयर। तो अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कैल्क के बारे में ना, तो हम जाएंगे यहाँ से एक नई फाइल लेंगे और यहाँ पे प्रेस करता हूँ मैं Ctrl+1। तो Ctrl+1 मैंने किया, तो आप 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, अब यहाँ पर ये जूम हो जा रहा है क्योंकि शॉर्टकट की हमने जूम की सेट कर रखी है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगी। बट आप समझ लीजिए कि Ctrl+1 की सहायता से जो सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स होता है वो दिखाई देता है। ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा Ctrl+1, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+1। याहू, इन्फोसिक एंड लाइकॉस आर। तो याहू, इन्फोसिक, लाइकॉस ये सभी क्या हैं? सर्च इंजन है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछता है कि पहला सर्च इंजन कौन है? तो आंसर आएगा पहला सर्च इंजन आर्ची है। क्या है? आर्ची है। आपसे पूछे कि पहला ब्राउज़र कौन सा है? तो आप टिक करोगे नेक्सस। अगर आपसे पूछे पहला ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा है? तो आंसर आएगा मोज़ैक। तो आप इन बातों को याद रखिएगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाईफाई एक्सेस मीडियम के लिए CSMACD का प्रयोग करता है। जी नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि जो वाईफाई होता है
जो वाईफाई होता है ये यूज़ करता है CSMACA इस मेथड का, ना कि CD। तो सर ये बताइए कि CSMACD ये कौन यूज़ करता है? तो आंसर आएगा ये यूज़ करता है इथरनेट। तो इथरनेट के लिए CSMACD और वाईफाई के लिए CSMACA, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, FDDI का फुल फॉर्म क्या है? तो जो FDDI है और ये आप लोगों की डुअल रिंग पर आधारित है। किस पे आधारित है? डुअल रिंग टोपोलॉजी पर आधारित है। और FDDI का फुल फॉर्म फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। नेक्स्ट, IFSC is an 11-digit code is mandatory for transfer of fund through NEFT and RTGS। IFSC कोड जो कि 11 डिजिट का होता है, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, यानी कि जो IFSC कोड है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। तो जो IFSC कोड है जो कि 11 डिजिट का होता है ये अनिवार्य होता है जब आप नेफ्ट और RTGS के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं। ट्रू या फिर फॉल्स? तो ये हो जाएगा ट्रू। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये नेफ्ट है तो नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? N से होता है नेशनल, E से इलेक्ट्रॉनिक, F से फंड, T से ट्रांसफ़र। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। वहीं जो RTGS है इसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अब चूंकि यहाँ पर बात नेफ्ट और RTGS की आई है, तो जब भी आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पर आपको एक मिलता है UTR नंबर। क्या मिलता है? UTR नंबर। तो जो UTR है इसका फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MBR इज एन एक्रोनिम फॉर। जो MBR है इसका अब्रिविएशन क्या है? तो MBR का फुल फॉर्म मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर C। ईमेल में कितने भाग होते हैं? तो ईमेल में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? ईमेल में 2 भाग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो ईमेल ID है वो है examzilla@gmail.com। तो इस केस में @ के जो पहले पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं यूज़र नेम, और जो @ के बाद में होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। तो जो ईमेल एड्रेस होता है वो 2 पार्ट में होता है और प्रत्येक भाग को @ के द्वारा अलग किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपसे पूछता है कि ईमेल की सहायता से, आपको पता है कि जो जीमेल है ये भी आपको ईमेल की सर्विस देता है, तो जीमेल की सहायता से आप मेल सेंड करते समय अधिकतम कितने साइज की फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो आंसर आएगा 25 MB की फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट, टू ड्रॉ जियोमेट्रिकल शेप्स इन योर डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट में जियोमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं उनको ड्रा करना चाहते हो तो क्या आप इंसर्ट टूल बार का यूज़ करोगे? इसका आंसर है जी हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट है, आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में, मिलेगा ऑप्शन शेप का, जहाँ पर जाकर आप डिफरेंट टाइप की जो शेप्स हैं उनको इंसर्ट करवा सकते हो। तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, CGI का फुल फॉर्म कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। जी बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा ट्रू। 75 उबंटू के संस्थापक हैं, तो उबंटू के फाउंडर मार्क शटलवर्थ हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। 76 कोएक्सियल केबल द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। जी नहीं, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे फास्टेस्ट मीडिया है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ना कि कोएक्सियल केबल। तो ये हो जाएगा फॉल्स। एक बात और कि आपसे पूछता है कि किस प्रकार के केबल में
किस प्रकार के केबल में सेंट्रल ग्लास होता है? तो आंसर आएगा फाइबर ऑप्टिक, और फाइबर ऑप्टिक ही फास्टेस्ट मीडिया है डेटा को ट्रांसफ़र करने का। आपसे पूछ लेता है कि जो टीवी होता है उसमें जो आपकी डिश आती है ना, जो आप लोग लगाते हो सेट टॉप बॉक्स में छतरी से, तो इस केस में उसमें कौन सा तार यूज़ किया जाता है? तो आंसर आएगा कोएक्सल केबल। नेक्स्ट, तो जो 76 है ये हो जाएगा फॉल्स। 77 रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। कंप्यूटर के बीच में जब कोई कंप्यूटर या डिवाइस नेटवर्क या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है तो इस केस में वो डेटा का आदान प्रदान करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। जैसे कि आप जानते हो SMTP जो कि ईमेल में काम करता है, IMAP ईमेल में काम करता है, POP3 ईमेल के साथ में काम करता है, HTTP, FTP, टेलनेट, तो सभी क्या हैं? प्रोटोकॉल्स हैं। 78 क्रोम ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो वो होती है Ctrl+T। Ctrl+T की सहायता से आप ब्राउज़र में नई टैब ओपन कर सकते हो। F5 से पेज को रिफ्रेश करते हो। इंटरनेट डेटा इज़ ब्रोकन अप एज आ वेरिएबल लेंथ पैकेट। जी बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा ट्रू। जब भी आप लोग कोई फाइल नेट के माध्यम से सेंड कर रहे होते हो तो वो फाइल छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक पार्ट को हम बोलते हैं पैकेट। तो आपसे पूछ भी लेता है कि जब आप कोई ईमेल सेंड करते हो तो ईमेल छोटे छोटे भाग में टूट जाती है, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा पैकेट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। x86 क्या है? तो जो x86 है ये एक प्रकार का प्रोसेसर है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड मैसेज का अर्थपूर्ण रूप है जिसे ट्रांजिट में कोई भी पढ़ सकता है। सिफर टेक्स्ट इज द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड मैसेज दैट कैन बी रीड एंड ट्रांसमिट, होगा यहाँ पर गलत दिए यहाँ पे, एंड ट्रांसमिट बाय एनीवन। जो सिफर टेक्स्ट है ये एक अर्थपूर्ण डेटा होता है, यानी कि जो मैसेज है इसे कोई भी रीड कर सकता है और उसको ट्रांसमिट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि जो सिफर टेक्स्ट होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि उसकी जो की जिसके पास है सिर्फ वही रीड कर सकता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। ISDN prescribes 2 levels of services BRI and PRI। जी बिल्कुल सही है। जो ISDN है जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, इसमें 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है BRI यानी कि बेसिक रेट इंटरफेस, और एक होता है PRI यानी कि प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो ये हो जाएगा ट्रू। KYC का क्या अर्थ है? तो KYC का अर्थ नो योर कस्टमर होता है। और एक बात और कि आपसे पूछ लेता है कि बैंक अकाउंट में आधार को लिंक करने का प्रोसेस क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं आधार सीडिंग। क्या बोलते हैं? आधार सीडिंग, यानी कि आधार को अपने बैंक से लिंक करवाना आधार सीडिंग कहलाता है। किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग हेतु क्या उपयुक्त है? तो आपको पता है कि वो नेटवर्क जिसकी क्षमता, जिसकी लिमिट, जिसकी सीमा एक बिल्डिंग तक सीमित रहती है उसको बोलते हैं लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। वो नेटवर्क जिसकी सीमा एक टाउन में है तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन जो पूरे संसार में फैला हुआ है ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो गूगल है इसके CEO अपने इंडियन सुंदर पिचाई जी हैं। वहीं बात करें गूगल के फाउंडर के बारे में तो लैरी पेज थे, एक और कोई थे, 2 लोग इसके फाउंडर हैं। और गूगल को 1998 में स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। तो इसमें आ जाएगा 1998। विच इज़ द लेयर 3 इन OSI मॉडल?
जो OSI है, OSI मॉडल है, इसकी तीसरी लेयर कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नेटवर्क लेयर। क्या नाम है? नेटवर्क लेयर। और जो IP एड्रेस होता है ना, वो इसी लेयर पे काम करता है। अच्छा, ये बताइए कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। OSI को डेवलप किसने किया है? तो ISO ने डेवलप किया है। इसको आप उल्टा कर दीजिए तो I पहले आ जाएगा, S बाद में, O उसके बाद में। तो OSI को ISO के द्वारा डेवलप किया गया है। बेसिकली जो OSI मॉडल है, इसमें 7 लेयर होती हैं। पहली हो जाएगी फिजिकल लेयर। क्या हो जाएगी? फिजिकल लेयर। दूसरी हो जाएगी डेटा लिंक लेयर, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। तीसरी हो जाएगी, यानी कि थर्ड हो जाएगी नेटवर्क लेयर। और फोर्थ PDNT, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई। PDNTSP, यानी कि सेशन लेयर। P से हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, और A से हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। तो ये आपकी टोटल 7 लेयर्स हो चुकी हैं OSI मॉडल की। वहीं एक आता है TCP/IP मॉडल। कौन? TCP/IP। तो जो TCP/IP मॉडल है, इसमें 4 और 5 लेयर होती हैं, बट अधिकतर जो तवज्जो दी जाती है वो दी जाती है 4 लेयर वाले मॉडल को। तो इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें जो एप्लीकेशन वाली है, एप्लीकेशन इसमें भी होती है, ट्रांसपोर्ट इसमें भी होती है, और इसके बाद में जो नेटवर्क वाली है, ये बन जाती है इंटरनेट लेयर, और जो ये दोनों हैं इनको मिलाकर बन जाती है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। तो ये आपकी TCP/IP लेयर्स हैं और ये OSI लेयर्स हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है 87। ARC नेट का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है कि ARC नेट का फुल फॉर्म क्या है। तो AR यानी कि अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 88। EFT का फुल फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 89। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट वन नेटवर्क विद अनदर नेटवर्क दैट यूजेज डिफरेंट प्रोटोकॉल। अगर मान लीजिए आपके पास 2 नेटवर्क हैं और दोनों ही नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल पे आधारित हैं, उनको आपस में कंबाइन करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? तो आंसर आएगा गेटवे का यूज़ करेंगे। आपसे पूछता है कि हब और स्विच किस लेयर पे काम करते हैं, तो आंसर आएगा फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। वहीं जो रूटर होता है, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। किसे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो आपको पता ही है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वही सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ जी, जो असेंबलर होता है, यानी कि जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया, ये आपके जो ट्रांसलेटर्स हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर? तो वो था SNARC। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनपुट डिवाइस दैट यूज आ स्पेशल इंक दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स, मैप एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट। तो वो होती है आपकी इनपुट डिवाइस दैट इज डिजिटाइजर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं कर सकता है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95 इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। जो भी आपकी हार्ड डिस्क है या फिर SSD है,
है ना। हालांकि ये जो ट्रैक सेक्टर है ये आपके मिलते हैं हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में उसको ट्रैक और सेक्टर में जो डिवाइड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो ये आपके 95 MCQs हो चुके हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म का रिवीजन। TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, APR एनुअल परसेंटेज रेट, UTR यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। हालांकि ये 10 डिजिट का भी होता है, 22 डिजिट का भी होता है। तो ये अलग अलग ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। तो ठीक है। फैक्स, तो फार अवे ज़ेरॉक्स, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस सिस्टम, ESN इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो कि 15 डिजिट का होता है और प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है ग्लोबली रूप से। अगर आप लोगों को अपने मोबाइल का IMEI नंबर चेक करना है तो आप डायल करिए *#06#। VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, OTG ऑन द गो, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सारथी तो सिनराइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं रेल सारथी, DFT तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल, DFS डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी जो कि 802.11 इस स्टैंडर्ड पे काम करता है, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है, तो सौरभ गर्ग। DES यानी कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जो कि 7 डिजिट का होता है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, WAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके जो फादर हैं वो हैं जॉन मैकार्थी। ये 3 टाइप की होती है, एक होती है ANI यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ASI आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जिसको ETSI के द्वारा डेवलप किया गया है, CDMA तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। अगर CDMA-CA है तो CDMA का फुल फॉर्म तो यही रहेगा, बट अगर CD है तो कॉलिजन डिटेक्शन और CA है तो कॉलिजन अवॉइडेंस। ICANN तो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, WLL वायरलेस लोकल लूप, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि होता है 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, KYC नो योर कस्टमर या फिर नो योर क्लाइंट, MCC मोबाइल कंट्री कोड, MNC मोबाइल नेटवर्क कोड जो कि 2 या फिर 3 डिजिट का होता है, CSC कॉमन सर्विसेज सेंटर, NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना 2008 में, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जब भी आप लोग पैसे ट्रांसफ़र करोगे नेफ्ट के थ्रू तो यहाँ पर आप लोगों को IFSC कोड और अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें पर ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए किया जा सकता है ट्रांसफ़र। RTGS तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसका मिनिमम जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए होता है, बट किसी किसी बैंक में इससे कम में भी हो जाता है, बट जो एक स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग 2 लाख कम से कम होना चाहिए। RPA
रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, MQTT MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या फिर मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जाकर MCQs की तैयारी कर सकते हो। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो वीडियोस हैं लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप इनको देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट साबित होंगी। ऐसी हमारी आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से बेस्ट विशेष, थैंक यू।